नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य होने के साथ ही ये बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से भी घिरा रहता है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत सरकार के द्वारा चिन्हित 33 प्राकृतिक आपदाओं में से हिमाचल प्रदेश 25 आपदाओं के लिए संवेदनशील माना गया है। ये कौन सी आपदाएं हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं और प्रदेश सरकार इन आपदाओं से बचने के लिए क्या कुछ कार्य कर रही है, इन्हीं कुछ विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्योति राणा जी। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशुल जी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं जो हिमाचल प्रदेश आए दिन फेस करता रहता है, कौन कौन सी आपदाएँ हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है? हिमाचल, आप देखिए हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी है वो है अर्थक्वेक्स के लिए, क्योंकि सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है हिमाचल। तो भूकंप यहाँ पर जब भी आता है तो उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि टेरेन वैसा है। और उसके अलावा क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, और इसके साथ मैं जोड़ूंगी कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है जिससे हमें डील करना पड़ता है। मैडम, जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक के लिए हम जोन 4 और जोन 5 में आते हैं। अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिससे हम अपने प्रदेश को या ये कहें कि अपनी संपदा को अर्थक्वेक से बचा सकते हैं? देखिए अंशुल जी, अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है, भूकंप, जिसमें अर्ली वार्निंग इसकी नहीं हो सकती। इसके लिए हम तैयारी रख सकते हैं। तैयारी होती है कि आप किस तरह प्रिपेयर्ड हो। प्रिपेयर्ड में एक होता है प्री डिज़ास्टर, जिसमें प्री डिज़ास्टर में होता है आप किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नुकसान भूकंप से नहीं होता, उसकी वजह से जो डैमेज होती है, बिल्डिंग जब वो गिरती है, कोई बिल्डिंग गिरती है या ब्रिज गिरते हैं, रोड टूटते हैं, उसकी वजह से जो नुकसान होता है। तो अगर वो स्ट्रक्चर सेफ्टी के हिसाब से बनाया जाए, सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर हो जहाँ पर कोई चीज़ बनाई जानी है, तो वो अगर वैसा रहेगा तो अर्थक्वेक्स आएंगे भी तो उतना नुकसान नहीं करेंगे। जी। मैडम, एक जिसे हमारे इस समय हमारे राज्य में मॉनसून चल रहा है जो कि पीक पर है, और आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बादल फटने की घटना हो रही है, या लैंडस्लाइड की हम बात करें, तो इन सब तरह की प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से बचा जा सकता है? क्लाउड बर्स्ट, अब देखिए मॉनसून में अर्ली वार्निंग्स होती हैं आजकल। जैसे कुफरी में जो वेदर प्रिडिक्शन सेंटर है, वहाँ पर हमें अर्ली वार्निंग्स दी जाती हैं, अलर्ट्स जारी किए जाते हैं कि उस समय में ज़्यादा लोग एक तो मूवमेंट ना रखें, और जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है, सप्रोन जो एरिया है, वहाँ पे चेक रखा जाए। लेकिन जब लैंडस्लाइड हो जाता है उसके बाद जो अगर वहाँ पर कोई जान माल का नुकसान है तो सर्च एंड रेस्क्यू किस तरह से हो, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं डिपार्टमेंट्स को, स्पेशली जिसमें होम गार्ड्स, फॉरेस्ट, फायर डिपार्टमेंट और ज़िला प्रशासन से जो लोग होते हैं, साथ में हम उसमें वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं जिन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। अब ज़िला शिमला में हमने यूथ वॉलंटियर्स को 200 बच्चों को, जिसमें 175 मेल और 25 फीमेल्स हैं, उन्हें इस तरह की हमें ट्रेनिंग दी है जिसमें उनको सर्च एंड रेस्क्यू और रॉक क्लाइंबिंग और लाइफ सेविंग स्किल्स, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। जी मैडम, जैसे आपने बात की कि इसके लिए ट्रेनिंग्स दी जाती हैं या किसी तरह से आप जागरूक करते हैं जनता को, मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जब भी कोई आपदा घटित होती है तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है, कैसे आपका विभाग इस पे काम करता है, किस तरह से लोगों की जानें बचाई जाती हैं? इसमें देखिए टीम, जो प्रशासन की टीम है, वो फिर उसका पूरा एक वो लाइन ऑफ कमांड चलता है जिसमें उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में बाकी सभी जिस सब डिवीज़न से रिलेटेड है उस सब डिवीज़न के जो एसडीएम होंगे, उनकी जो टीम होगी, तहसीलदार एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर होम गार्ड्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ कम्युनिटी हेल्प लेकर फिर सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जाता है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स किए जाते हैं, जिसके लिए लगातार डिपार्टमेंट्स को, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, बिकॉज जितना आप ट्रेन रहेंगे किसी चीज़ के लिए उतना आप उससे बेटर डील कर सकेंगे। जी मैडम, जैसे ट्रेनिंग की बात आई, या आपने जैसे बताया कि आपने 200 लोगों को वॉलेंटियर किया है इन प्रोग्राम्स के लिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन प्रोग्राम्स में
क्या ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहती है किसी एक स्पेसिफिक आपदा के लिए, या ये कहें कि जैसे सिर्फ फ्लड के लिए आप तैयारी करते हैं, या उन्हें हर तरह का एक पूरा हर तरह की आपदा से निपटने का एक प्रशिक्षण दिया जाता है? जी बिल्कुल, उनको इन वॉलंटियर्स को और डिपार्टमेंट के लोगों को हर तरह की आपदा से डील करने के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स हुए, लैंडस्लाइड्स हुए, तो इस हर तरह से हम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स आप तैयार कर रहे हैं वो हर तरह की आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। जी मैडम, ये तो बात हुई आपदाओं से लोगों की भागीदारी की। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने क्या कुछ ऐसे प्लान्स चला रखे हैं जिससे कि हम हमारे प्रदेश में आ रही आपदाओं से बच सकते हैं? इसमें बहुत तरह की स्कीम्स हैं जिसमें डिज़ास्टर से डील करने के लिए अलग अलग इसके पहलू हैं। अब आप देखिए जैसे अमृत मिशन है, उसमें सीवरेज को ठीक से मैनेज करने का जो प्लान है, क्योंकि आप देखिए जब सीवरेज की वजह से जो सीपेज आती है उससे जो डैमेज आता है वही आगे जाके डिजास्टर में तब्दील होता है। तो एक वो रहा, एक हाउसिंग फॉर ऑल। अब आप देखिए अगर किसी का कच्चा मकान है तो जब भी कोई आपदा आएगी, चाहे तेज बारिश आए, तो उनका मकान टूटता है, उनका सामान सारा नष्ट हो जाता है। तो हाउसिंग फॉर ऑल में सरकार की ओर से कुछ असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो पक्का घर बना सकें, वो खुद भी सुरक्षित रहे, उनका सामान भी सुरक्षित रहे। जी जैसे आपने अमृत मिशन की बात की, इसी तरह से और से भी हमारे बहुत से मिशन चल रहे हैं। प्रोजेक्ट है। मैं स्मार्ट सिटी पे आपसे प्रश्न करना चाह रहा था कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसका जो विजन अगर आम जनता के लिए हम बात करें तो आम जनता ये सोचती है कि सिटी की डेवलपमेंट है उसे आधुनिक बनाने की ओर, मगर मैं चाहूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसका क्या एस्पेक्ट है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में स्मार्ट सिटी किस तरह से कार्य कर रही है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से देखें तो स्मार्ट सिटी में वही जो मैंने स्ट्रक्चर सेफ्टी की बात की कि जो रिटेनिंग वॉल्स जो लगेंगी वो उस स्पेसिफिक जगह को देखते ध्यान में रखते हुए उस स्पेसिफिकेशन की बनेगी कि आगे जाकर वो सस्टेनेबल भी हो और उसकी वजह से वहाँ पर कोई डिज़ास्टर ना हो। अगर हो भी तो उसकी जो लेवल हो, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सके। जी मैडम, हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स, हिमाचल रोड एक्सीडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन माना गया है। आए दिन तरह तरह के एक्सीडेंट्स हम देखने को मिल रहे हैं जिसमें बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या आपका विभाग इस पे भी काम करता है, रोड एक्सीडेंट्स पे, और अगर करता है तो किस तरह से कार्य करता है इनसे बचने के लिए? इसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इसके लिए बहुत लोगों को भी जागरूक करते हैं। साथ में जैसे ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हों, वहाँ पर फिर रोड की सेफ्टी को देखा जाता है कि वहाँ पर क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं। और जो बाहर के राज्यों से जैसे लोग आते हैं वो पहाड़ों में ड्राइव करने के लिए इतने ट्रेन नहीं होते, तो थोड़ा हमारा ध्यान ये भी रहता है कि हम उन्हें जब मैं जैसे आपको बताऊं, मैं एसडीएम मनाली थी जब, तो वहाँ पर जो बाहर के लोग आते थे, हमारा वो रहता था कि हम उन्हें ज़रूर बताएं कि एक पहाड़ी इलाके में किस तरह से उन्हें ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से उन्हें ढांक की तरफ पीठ रख के गाड़ी को नहीं मोड़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों को जागरूक करेंगे साथ के साथ तो अब चीज़ों को बहुत कम किया जा सकता है। जैसा आपने बताया भी, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैम, इसी पे आपका एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि आपने मनाली में भी कार्य किया एसडीएम के तौर पे। मनाली खुद से एक एवलांच प्रोन एरिया रहा है, और अगर हम फ्लड्स की बात करें तो नदियों में भी आए दिन वहाँ पे फ्लड्स रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं। तो आपके अनुभव से वहाँ पे किस तरह के वार्निंग सिस्टम्स हैं, या ये कहें कि चेतावनियों के लिए क्या कुछ कार्य किया जा रहा है सरकार की ओर से, जिससे कि लोगों को जल्द से या पहले ये बता दिया जाए कि क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन में या फ्लड की कंडीशन में किस तरह से बचना है? उसके लिए डेफिनेटली अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि कब, जैसे कभी किसी बांध से पानी छोड़ा जाना है, नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो वो नदियों के आसपास ना जाएं। और एक बरसात के मौसम में वहाँ पर जो राफ्टिंग होती है उसे बंद कर दिया जाता है 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मनाली में। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि वही कि किस तरह से किसी चीज़ को हम रोक सके। अब जब डिज़ास्टर हो ही जाता है उसके बाद तो फिर रिलीफ, रेस्क्यू, सर्च, वो सारा। जैसे आपने कहा कि डिज़ास्टर हो ही चुका है, लोगों की जिस तरह की भी हानि होनी थी वो हो चुकी है। उस हानि के बाद सरकार का क्या उसमें प्लान ऑफ एक्शन रहता है, किस तरह से लोगों की मदद की जाती है? उसमें सबसे पहले तो रिलीफ दी जाती है, इमीडिएट जो फौरी राहत दी जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो घायलों को तुरंत उनका उपचार कराया जाता है, पूरी टीम बनाई जाती है। और हर एक तरह का एस्पेक्ट, इवन जैसे कई लोग ट्रॉमा में होते हैं, कुछ लोगों ने अपनों को खोया होता है, कि किस तरह से उनकी हम इमोशनली भी उनको
हेल्प कर सके डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर। ये एक जॉइंट एफर्ट रहता है जिसमें सभी इवन कम्युनिटी जो इसमें हेल्प करती है। कहीं पर भी कोई डिजास्टर आता है तो प्रशासन की सबसे ज़्यादा मदद लोग करते हैं जी। तो जो एक जिसके लिए हम उनके आभारी भी रहते हैं और हमेशा हम उनको साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की मदद लोगों द्वारा ही की जाती है और उसी से ही प्रशासन आगे कार्य करता है। मैं इसी पे एक प्रश्न चाहता था, मैम आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वॉलंटियर्स तो आप तैयार कर चुके हैं जो आपने चिन्हित किए हैं या आपने सिलेक्ट किए हैं, यदि आम लोग इस विषय पे और अधिक जानना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या वो ऐसे मेथड्स हैं या क्या वो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके वो अपने आप में अपने को या अपनी संपत्ति को इन आपदाओं से बचा सकते हैं? इसके में दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि उन्हें किस तरह से अवेयर किया जाता है। अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं पंचायत के थ्रू और आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू, जहां लोगों को जाकर बताया जाता है कि किस तरह से वो हर तरह की आपदा के लिए तैयार रहे या किस तरह से डील करें। दूसरा एक एस्पेक्ट ये रहता है कि जो लोग हैं वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं या इसके बारे में सावधान रह सकते हैं। अगेन अपने स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं उसको सेफ और जो टाउन प्लानिंग या जो बिल्डिंग के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बनाएं। साथ ही मैं कहूँगी कि इवन स्कूल्स में डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी बच्चों को बताया जाना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल तौर पर भी उस चीज़ को डील करता है, एज अ सोसाइटी भी डील करता है। तो जितना बचपन से कोई इस चीज़ के लिए जागरूक रहेगा तो आप देखिएगा कि हमें बाद में शायद वॉलंटियर्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हर इंसान एक वॉलंटियर रहेगा। और जो ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है या हैज़र्ड किसी चीज़ का पोटेंशियल हैज़र्ड क्या है, इसके बारे में जानकारियाँ आपको सरकारी ऐप्स पे भी मिल सकती हैं। आपको इवन आजकल तो सब कुछ गूगल पे भी अवेलेबल है। तो मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया का उपयोग जानकारी बढ़ाने के लिए करें। ठीक है, मनोरंजन अच्छी बात है लेकिन जानकारी भी हर चीज़ की सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। हम एक दूसरे को अलर्ट भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक मदद मांगी जा सकती है या ये कहें कि मतलब एक कोऑर्डिनेट वे में हम मिल के इन आपदाओं से बच सकते हैं। जी, है तो ये कोऑर्डिनेशन और मिलजुल कर चीज़ को डील करने की बात है। जी, जैसे कि हम हमारे वार्तालाप में भी बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि किसी भी विभाग या ये कहें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली लोगों की भागीदारी बहुत अहम है। तो अगर हम बात करें लोगों की भागीदारी की, अगर हम अपनी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो बहुत सी डिज़ास्टर्स या ये कहें जैसे लैंडस्लाइड है या क्लाउड बर्स्ट भी डिफॉरेस्टेशन ही एक वजह माना गया है, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उन्हें डेली लाइफ में उन्हें अपनाना चाहिए जिससे कि हम इनसे बच सकें? मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि जितना एफॉरेस्टेशन होगा, जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना वो सॉइल इरोजन कम होगा। लैंडस्लाइड आता ही तब है जब वो मिट्टी की पकड़ नहीं रहती, वो बहती है, वो अपने साथ फिर बाकी उसके साथ ही विनाश आता है। तो जितना वृक्ष हम काटने कम करें, है ना, और जितना ज़्यादा हम प्रकृति को सेफ रखें, जो कहते हैं हम कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ हम जितना जाएंगे उतना ही फिर एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगा। जो हम कहते हैं कि नेचर के साथ जितनी हमने ज़्यादा छेड़छाड़ की है, डिज़ास्टर्स तभी से आने शुरू हैं। मुझे याद है कि हमें पहले आप देखिए बरसात कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, कई बार 15-15 दिन बारिश रुकती नहीं थी, लेकिन नुकसान इतने नहीं होते थे। आज 2 घंटे अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो आप देखिए नुकसान कैसे होते। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट किसका है? हमारा। तो जितना हम लोग चीज़ों को ठीक से अपनी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अगर होगा डिज़ास्टर्स उतने ही कम होंगे। मैं उसे उस तरह से देखती हूँ। वृक्ष लगाएं, मिट्टी को बचाएं और ऐसी जगह पे स्ट्रक्चर्स बनाएं जो कि सेफ हों, सस्टेनेबल हों। जी, और एक इंजीनियर की सलाह लेकर अर्थक्वेक प्रूफ, अगर हम जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हिमाचल जोन 4 और 5 में आता है जो कि अति संवेदनशील माना गया है अर्थक्वेक के हिसाब से। तो आपने सही कहा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें अपनी आसपास की कंस्ट्रक्शन जो वो कर रहे हैं उसको एक साइंटिफिक वे में करना जरूरी है। इसको एक और चीज़ के साथ आप जोड़ सकते हैं, हमारी सीवरेज सिस्टम, और जितना हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। आप देखिए वाटर ATMs लगाते हैं कई सरकार की ओर से, कई NGOs लगाते हैं।
तो जितना आप वाटर बॉटल का यूज़ कम करेंगे जी, है ना, जितना हम प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे, उतना हमारे जो नेचुरल स्रोत हैं आप देखिए, अदरवाइज वो चोक हो जाते हैं जी, जितना आप देखिए ड्रेनेज चोक होती वो प्लास्टिक से ही, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो जब जितना वो चीज़ें चोक होंगी उतना जल भराव उस तरह से होगा कि वो फिर चैनलाइज नहीं हो पाता, तो फिर उसकी वजह से डिजास्टर आते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना होगा। मैडम, अगर सरकार की तरफ से अपने प्रयासों की बात करें तो प्लास्टिक के निस्तारण के लिए सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है? इसके लिए देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लांट्स लगाए गए हैं। प्लास्टिक का जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, वो कचरा घर घर से कलेक्ट करते हैं। उससे कचरे की सेपरेशन आप देखिए, जो सेपरेशन है जो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है, और जो किचन वेस्ट है और उसका जो बाकी हैजर्डस वेस्ट है, अगर वो घरों में ही सेग्रीगेट हो, ठीक से सेग्रीगेट हो, तो उससे ये होगा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो फिर ऐसी जगह पहुँचें जहाँ से वो इन्वायरमेंट को और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो दिस इज़ बेसिकली कि सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत है, लेकिन वो असली प्रयास और असली जागरूकता और असली भागीदारी हम सबकी एज सिटीजन्स है। जी, जैसे कि हमने भागीदारी की भी बात की, लोगों की तरफ से जो प्रयासों की बात की, मैं जानना चाहूँगा जैसे हिमाचल पहाड़ी राज्य होने की वजह से टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा जमावड़ा यहाँ रहता है। हम बात करें कि टूरिस्ट ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या ये कहिए कि कैंपिंग करना पसंद करते हैं, तो ऐसी कौन सी जानकारी है जो इस राज्य में आने से पहले खास करके टूरिस्ट को उन्हें ये पता होनी चाहिए, किस तरह का नॉलेज उन्हें पहले से इस एरिया के बारे में लेके आना चाहिए ताकि इन किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वो अपने आप को बचा सकें? जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टूरिज़्म है जी, तो जो बाहर से आते हैं वो खुद भी सेफ रह सके, उसके लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो वेदर कंडीशन ज़रूर देख कर आए कि आने वाले समय में जब वो अपना टूर प्लान कर रहे हैं उस समय में किस तरह का वेदर रहने वाला है। उन्हें अगर वो किसी ट्रैकिंग एक्टिविटी पे जा रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें सबसे पहले तो सूचित ज़रूर करना चाहिए कि वो किसी स्थानीय प्रशासन को सूचित ज़रूर करें। अदरवाइज कई बार होता है कि लोग अचानक पता नहीं लगता कि कोई आया था और वो कैसे गुम हो गया। मैंने खुद चंद्रखनी में 8 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, वो एक प्रशासन का एक बहुत बड़ा प्रयास था, तो वो भी उस टाइम उनकी एक्टिविटी का किसी को मालूम ही नहीं था। एकदम से ये मालूम चला कि चंद्रखनी में 8 लड़के गुम हो गए, वो एक अलग केस स्टडी था क्या। तो अगर जानकारी रहेगी तो आप किसी को ट्रैक भी कर सकते हो। कहते हैं ना, ट्रैकिंग पे भी आपको ट्रैक आपका रखना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्हें टूरिस्ट से भी मेरा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, कचरा ना फैलाएं। आप देखिएगा किसी भी कैंपिंग साइट पे आप अगर देखें प्लास्टिक बॉटल्स, चिप्स के रैपर्स और ये सब चीज़ें यूं फेंक के हम चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से अब देश तो अपना ही है, ये पृथ्वी अपनी है ना, और उसका नुकसान फाइनली हम लोग उठा रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम क्या देकर जाएंगे? कचरा तो ना देकर जाएं, है ना। और डिजास्टर फ्री अगर हमें रहना है तो सबसे पहले इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के ही एक वो प्रयास संभव है। जी जी जी। मैडम, एक आपदाओं के मामले में एक और एस्पेक्ट है हिमाचल का कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्थानीय या हमारे शिमला की बात करें तो यहाँ पे भी आए दिन जाम की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, या ये कहें कि लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इन सब से कैसे बचा जा सकता है? रोड एक्सीडेंट्स और जाम दो अलग अलग चीज़ें आ गई। रोड एक्सीडेंट्स सबसे पहले तो देखिए गाड़ी सावधानी से चलाएं जी, नशा करके कभी गाड़ी ना चलाएं, और नशे से तो जितना दूर रहें। नशा भी बहुत सारे डिजास्टर्स को इनवाइट करता है। मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर हमारी सोसाइटी के लिए जी। तो एक तो वही ड्रंक ड्राइविंग कभी ना करें, और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कई बार हम देखते हैं ना कि ठीक है कोई देख नहीं रहा तो स्पीड बढ़ा लो या गलत लेन से निकल जाओ, तो वो सब चीज़ें फिर वो इनवाइट करती हैं डिजास्टर्स। तो मैं कहूँगी जो मैन मेड डिजास्टर में सबसे बड़ी चीज़ है रोड एक्सीडेंट्स, जो हम खुद इनवाइट करते हैं। ट्रैफिक जाम के लिए भी बात वही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो डायरेक्शंस दी जाती हैं कि कितने देर तक कहाँ पे किसे रोका जाएगा, उससे एजिटेट ना हो, ये सबकी सुविधा के लिए किया जाता है। क्योंकि हम बहुत से एक्सीडेंट्स ऐसे भी देखा गया कि टूरिस्ट आते हैं, लाइन एक लंबी लाइन लगी होती है, उसे साइड से क्रॉस करके निकाल लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक सिविक सेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जी,
हम हमेशा कई बार हम बोलते हैं ना कि देखिए बाहर के देशों में कितना सिस्टमैटिक चीज़ें चलती हैं, हम लोग भी जब बाहर जाते हैं वहाँ पे हम एकदम से सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारा देश इतना सुंदर है, हम यहाँ पे हर तरह का अगर सिस्टम फॉलो करें तो कोई ऐसा रीज़न होगा नहीं कि हमें कोई एक्सीडेंट्स या जैम की प्रॉब्लम से ज़्यादा जूझना पड़े। मैडम, आप डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी को भी हेड करती हैं यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीइंग अ हेड आपको इस कमेटी के संचालन में या कहें कि आपदाओं के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? या ठीक है, देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश भी बदल रहा है, बहुत सी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, बावजूद इसके बहुत सी परेशानियां आप लोगों को भी उससे निपटने में आती होंगी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहती हैं ऐसी स्थिति में? नहीं, ऐसे मैं उन्हें परेशानियां नहीं कहूँगी, वो सिचुएशंस होती हैं, तो जैसी सिचुएशन आती है उसको हम डील कर लेते हैं। एंड अगेन उसमें हम अपना पूरे टीम वर्क के साथ अपने जो हमारे लीडर हैं, हमारे डीसी साहब हैं, उनके निर्देशों के अनुसार और साथ में लोगों के सहयोग से कर लेते हैं। जी जी, ज़रूर दर्शकों ये बात समझने वाली है। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम या डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम तो अपना काम करेगी ही, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। चाहे वो अगर हम कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम उसके बारे में, जगह के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ, वेदर रिपोर्ट एटलीस्ट देख के जाएँ। और आज के समय में तो प्रदेश भी बार बार मोबाइल पे मैसेज अलर्ट्स भेज रहा है, आपको टाइम टू टाइम वेदर रिपोर्ट भी मिलती है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैडम, एक आपदा तो शायद नहीं कह सकते, इस तरह का बहुत से एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। लोग नदियों के किनारे आजकल बहुत जाते हैं। मैं भी उसी पर आने वाली थी कि नदियों के किनारे, खासकर जो पहाड़ की नदियां हैं वो प्लेन की नदियों से अलग होती हैं। हमारी नदियां बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप देखिए कि उनमें पानी एकदम बढ़ता है, और यदि आप ज़्यादातर लोगों जो सेल्फी लेने के चक्कर में है ना, तो उस वजह से बहुत से हादसे हमने अपने सामने होते हुए कई बार देखे हैं, और वार्न करने के बावजूद लोग नहीं मानते। वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कई बार कि हम यहाँ पे घूमने आए, हम फोटो ही तो खिंचवाने आए। तो प्लीज़, अगर कोई किसी चीज़ के लिए वार्न कर रहा है तो कृपया सहयोग करें, क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए ही होता है। और जो ये नदियों में अगर एक बार ही गिर जाता है कोई हिमाचल में, तो जो नदियों में जो बोल्डर्स होते हैं, पत्थर, ज़्यादातर लोग गहरे पानी की वजह से नहीं उनको नुकसान होता, पत्थरों से चोट लगने से या फिर हाइपोथर्मिया से लोगों की ज़्यादातर जान चली जाती है। क्योंकि हमारे नदियों का पानी ग्लेशियर्स का पानी है, ठंडा बहुत रहता है, और चट्टानों से टकराने की वजह से जो इंजरी उन्हें होती है, इंजरी से डेथ होती है। जी मैडम, एक और एस्पेक्ट जो हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा आपदा देखने को मिलती है क्लाउड बर्स्ट के केस में, साथ ही साथ एवेलॉन्च। तो इन दो सिस्टम्स में, इन दो आपदाओं के लिए क्या कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हमने कहीं लगाए हैं, या इस तरह का कुछ हम कार्य कर सकते हैं? जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें एवेलांच के केस में और क्लाउड बर्स्ट के केस में अर्ली वार्निंग ज़्यादातर इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज दैट्स एकदम से होती है ऐसी चीज़ें। डिजास्टर, मुझे याद आया कि डिजास्टर को डिजास्टर ही क्यों बोलते हैं, अचानक से घटे, डिसआस्त्रे, इसका मतलब है बुरा सितारा ना, तो बुरा टाइम है वो, तो वो एकदम से आता है। लेकिन हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, और जब वो हो गया तो पोस्ट रिलीफ मेजर्स और पोस्ट जो उसका बाद में किस तरह से लोगों को हेल्प की जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। जी, बस जाते जाते मैम आपसे एक आखिरी सवाल कि हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी डिज़ास्टर से बचने के लिए? आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जितना सावधान रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, जितना सतर्क रहेंगे उतना सही रहेंगे। तो सतर्क रहें, नियमों का पालन करें, पर्यावरण पे ध्यान दें, वृक्षारोपण करें, कचरा प्रबंधन अच्छा रहना चाहिए, और जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप ट्रेंड रहेंगे शुरू से, जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, स्कूल प्रशासन जो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी, कि जितना आप बच्चों को शुरू से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखोगे उतना वो उसे अच्छे से डील कर पाएंगे, वो ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और हम हमेशा ये समझते हैं कि ये डिज़ास्टर कभी किसी और के साथ होता है, तो इस पर दो पंक्तियाँ बोलूँगी अंशुल जी, कि वो हवाएं थी कहीं और की, उन आंधियों को कहीं और आना था, लेकिन जो सबसे पहले उड़ा वो मेरा अपना आशियाना था। तो जब ये हमारे साथ होता है तब हम इसकी इंटेंसिटी समझ पाते हैं।
तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जी मैम, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी आपदा से बचने के लिए हमारी जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जागरूक करने के लिए हम अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।